Now in thermodynamics, first starting with the topic polytropic process. Okay. Now थर्मोडायनामिक में हम कभी भी डिस्कस करते हैं तो आपको ऐसा इमेजिन करना है कि दिस इज़ वन पिस्टन एंड पिस्टन के अंदर जो प्रेशर P है, वॉल्यूम V है और टेम्परेचर T है, ये थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स है बाय द वे. ठीक है. सो इन्हीं में ही चेंज होगा. और आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन जो हम लोग लिखते हैं दैट इज़ PV इक्वल टू nRT, वेयर n इज़ नंबर ऑफ मोल्स इनसाइड दिस कंटेनर, जो गैस है नंबर ऑफ मोल्स, R इज़ गैस कांस्टेंट और बाकी वेरिएबल्स हैं. ठीक है. सो स्टार्टिंग विथ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस. पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को जनरली हम लोग इस तरीके से लिखते हैं कि PV रेज टू x इज कांस्टेंट. x इज बेसिकली एनी वैल्यू. और सपोज हम एक ग्राफ बनाते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए. दैट ग्राफ इज ऑफ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ. इसमें अगर मैं इस x की वैल्यू फॉर एग्जांपल 0 लेता हूँ तो V रेज टू 0 1 हो जाएगा, तो प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा. देखो प्रेशर कांस्टेंट. और अगर मैं x की वैल्यू इनफाइनाइट लेता हूँ सो आपका वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा. तो व्हेन x इज 0 इट्स एन आइसोबैरिक प्रोसेस. व्हेन x इज इनफाइनाइट इट इज़ एन आइसोकोरिक प्रोसेस. वैसे ही अगर x की वैल्यू मैं 1 लूँगा सो PV इज कांस्टेंट, मतलब कौन सा प्रोसेस हो गया, आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया. सो व्हेन x इज इक्वल टू 1, व्हेन x इक्वल टू गामा, तो वो एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया. यू नो वैल्यू ऑफ गामा इज CP/CV. और व्हेन x इज ग्रेटर देन गामा. सो अगर मैं कोई भी डिफरेंट प्रोसेस लेता हूँ तो उसका अगर मैं कर्व बना सकता हूँ तो इस तरीके से कर्व बनेगा. जैसे सपोज आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है कोई भी एग्जांपल में, जैसे p² v³ इज कांस्टेंट, तो विच इम्प्लाइज PV raised to 3/2 is constant. So this is any process. It is not an adiabatic process or isothermal process. This is any process. Any process के लिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई 3/2. इसलिए अपन एक जनरली पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस नाम दिया हुआ है. ठीक है. नाउ जैसे ये हमने एक जनरल कर्व्स ग्राफ बना दिए PV में, इसीलिए इसको हमने नाम दिया है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस. ऐसे ही हम अगर आगे देखें एक बार आप, क्योंकि अभी आपके पास नेट एग्ज़ाम काफ़ी लेट है, तो जो क्लास में कराया हुआ है उस नोट्स के बाद आप इसको 1 पेज में बना देना और इसी को पढ़ के क्वेश्चन आपको करने हैं. आपको कुछ और ऐड करना है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं. ठीक है. सो हम लोग कुछ ऐसा ट्राई कर रहे हैं, इस तरीके से बना रहे हैं कि सारे क्वेश्चंस बेसिकली सॉल्व हो जाएं. देन इसी में आता है जो टॉपिक है दैट इज़ वर्क डन. नाउ बेसिकली अगर फिज़िक्स में हम ऐसा पढ़ते हैं, अगर एक्सपांशन होता है तो वर्क डन को पॉजिटिव इमेजिन कर पढ़ते हैं, और अगर ये कंप्रेशन होता है तो वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव. वर्क डन बेसिकली इज इंटीग्रेशन ऑफ PdV, जो हम फाइनली डिराइव भी करते थे वहाँ पे. और ध्यान रखना अगर एक्सपांशन होगा तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव. और अगर कंप्रेशन होगा तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव. ठीक है. नाउ वर्क डन इज ऑल्सो बेसिकली एरिया अंडर द कर्व. सो अगर कोई भी PV डायग्राम आप बनाते हो, सपोज दिस इज़ योर PV ग्राफ और सपोज दिस इज़ योर इनिशियल स्टेट, दिस इज़ द फाइनल स्टेट. सो इनिशियल से फाइनल पे सिस्टम आया एंड दिस, इसमें जो एरिया अंडर द ग्राफ है बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ PdV, सो P और dV का मल्टीप्लिकेशन में है. सो एरिया अंडर द PV कर्व इज नथिंग बट वर्क डन. सो एरिया इज ऑल्सो वर्क डन, एरिया अंडर PV ग्राफ. ओके. अब जैसे खासकर ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी आपको आते हैं कि जैसे सपोज़ कोई साइक्लिक प्रोसेस दिया हुआ है आपको, जैसे PV डायग्राम है और कोई साइक्लिक प्रोसेस है. सपोज़ हम ऐसा इमेजिन करते हैं दिस इज़ वन साइक्लिक प्रोसेस, मीन्स A से B पे आई बॉडी सिस्टम. तो पहले एक्सपांशन हुआ फिर वापस B से A पे चला गया. ठीक है. सो व्हाट इज़ बेसिकली वर्क डन, सो वर्क डन इज़ नथिंग बट एरिया अंडर द कर्व. सो अगर ये साइक्लिक प्रोसेस है, अगर साइक्लिक प्रोसेस के अंदर ध्यान रखना, ये देखो साइक्लिक प्रोसेस में ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है. अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम इमेजिन करते हैं तो वर्क डन पॉजिटिव होगा. ठीक है. तो सीधा एरिया अंडर द कर्व इज वर्क डन. ये क्लास में डिराइव कराया हुआ है अभी सर, जस्ट आपको याद रखना है. और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ, ध्यान देना, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ
तो वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। सो इसीलिए ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल हो जाता है। जैसे सपोज पीवी डायग्राम है और हमने 2 सर्कल इमेजिन किए हैं, ठीक है। ये एक प्रोसेस ऐसा है कि ये सपोज इस तरीके से है, ये यहाँ से ऐसे सिस्टम गया और फिर ऐसे गया, तो ये 2 फिगर हैं। इसमें अगर आप देखोगे तो ये वाले में साइक्लिक है और इस वाले में मीन्स इसमें क्लॉकवाइज है और इस वाले में एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसका वर्क डन, नेट वर्क डन क्या होगा, देखो इसका वर्क डन नेगेटिव होगा, इसका वर्क डन पॉजिटिव होगा, ठीक है। बट ये एरिया बड़ा है तो टोटल जो नेट वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सो एरिया ऑफ दिस सर्कल आप लिखोगे और एरिया ऑफ दिस सर्कल लिखोगे, दोनों एरिया का सब्ट्रैक्शन कर दोगे और जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में लिखोगे, याद रखना। सपोज इसका एरिया 10 आया, इसका एरिया 5 आया, तो आंसर क्या होगा, -5, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखना है, क्लियर। तो इन ये एरिया अंडर द कर्व वर्क डन होते हैं, बाकी दूसरे सब वर्क डन हम पढ़ लेते हैं अभी। Now we have to calculate the work done for different process. So we know that work done is basically defined as integration of P dV. Okay, so it is integration of P dV. So first starting with, and we have to also use PV equal to nRT, which is an ideal gas equation. Okay, so first of all, first process is isothermal process. ऐसे तो क्लास में इनका डेरिवेशन भी कराया हुआ है, ठीक है, बट फाइनल आंसर सबको याद होना चाहिए। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो dt क्या हो जाएगा, 0। सो वर्क डन जब इक्वेट करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी से, मीन्स यहाँ पे हम लोग पी वी इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी मीन्स के वी रेज टू -1 इज इंटू डी वी। जब इंटीग्रेट करेंगे V1 टू V2, तो फाइनल जो आंसर हमारा आता है दैट कम्स आउट टू बी nRT ln ऑफ V2 बाय V1। तो ये आंसर आपको याद होना चाहिए वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस का। सेकेंड जो प्रोसेस है दैट इज एन आइसोकोरिक प्रोसेस। यू नो दैट इन आइसोकोरिक प्रोसेस basically volume is constant. So as volume is constant, so dV is 0. Therefore work done also comes out to be 0 because integration of PdV dV is 0, therefore work done is also 0. Then third is isobaric process. In isobaric process your pressure is constant. So as pressure is constant, so dP is 0. In this work done comes out to be P delta V, that is P final volume minus initial volume, V2 minus V1. Then fourth, which is adiabatic process. So in adiabatic process we know that PV raised to gamma is constant. Here gamma is Cp upon Cv. It can also be written as 1 plus 2 by F, where F is degree of freedom. Okay, so ये हम लोगों ने KTG में भी मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि F जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है आपका। Now further इसका जब हम आंसर निकालते हैं मीन्स दैट work done is integration of P dV, and P can be written as from here kV raised to minus gamma dV, and V1 to V2 जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसका जो आंसर आता है that answer comes out to be 1 upon gamma minus 1 P1 into V1 minus P2 into V2, ठीक है ना। यहाँ the value of gamma is always greater than 1, तो ये आंसर आएगा। आप PV इक्वल टू nRT भी लिख सकते हो, तो आपका जो वर्क डन हो जाएगा वो हो जाएगा nR अपॉन गामा माइनस 1 T1 माइनस T2। तो ये फॉर्मूला याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और जो लास्ट है विच इज़ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस मतलब अगर आपको एग्जामिनेशन में कुछ भी एक रिस्पेक्टिव वैल्यू दे दी है, सपोज आपको ऐसा दे दिया है कि जैसे मैंने b स्क्वायर v क्यूब इज कॉन्स्टेंट, सो पी वी रेस टू 3/2 कॉन्स्टेंट हो गया, सो पी वी रेस टू एक्स इज कॉन्स्टेंट, सो एक्स की वैल्यू क्या हो गई 3/2। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सो अगर एनी प्रोसेस दिया है तब आप वर्क डन को कुछ नहीं, यही फॉर्मूला एडियाबैटिक का याद रखना है, तो वर्क डन आ जाएगा एन आर इंस्टेड ऑफ गामा एक्स माइनस 1 T1 माइनस T2। और आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एन आर अपॉन एक्स माइनस 1 P1 V1 माइनस P2 V2। तो इस तरीके से पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का जो आपको आंसर याद रखना है वो आंसर आपका वर्क डन वाला ही
होगा, ठीक है। और ये चीज़ याद रखना कि फॉर सेम वैल्यू ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम ड्यूरिंग एक्सपांशन वर्क डन इन isobaric process is greater than work done in isothermal process and which is greater than work done in adiabatic process, ठीक है। now first law of thermodynamic फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक बेसिकली कि सपोज कोई रिस्पेक्ट, इसको इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। मतलब कोई अगर सिस्टम है, फॉर एग्जांपल ये सिस्टम में आपने कुछ स्पेसिफिक हीट अप्लाई किया, ठीक है ना, उसके कारण इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ और अगर ये एक्सपांड होगा तो कुछ वर्क डन भी होगा, ठीक है। सो ये बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है कि डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अब हम इसको एक ग्राफिकल से समझें कि सपोज ये इनिशियल स्टेज है और यहाँ से आप फाइनल स्टेज पे आए हो, डिफरेंट डिफरेंट पाथ से आए हो, एक ए पाथ है, ये दूसरा बी पाथ है और तीसरा सी पाथ है। अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे लॉ क्या स्टेट करता है, वर्क डन के फॉर्मूला के हिसाब से वर्क डन ऑफ ए पाथ सबसे बड़ा होगा बिकॉज एरिया अंडर द कर्व सबसे बड़ा होगा, वर्क डन फॉर बी उससे थोड़ा छोटा होगा और वर्क डन ऑफ सी सबसे कम होगा बिकॉज इसका एरिया अंडर द कर्व सबसे छोटा है, ठीक है। सेम वे सबका क्यू भी अलग होगा, सबका वर्क डन भी डिफरेंट होगा, लेकिन अगर आप Q माइनस डब्ल्यू निकालोगे तो इट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। मीन्स जो डी यू है, जैसे डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू विच इज इक्वल टू डी यू, इट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट, इट ओनली डिपेंड ऑन स्टेट, इट ओनली डिपेंड ऑन इनिशियल टू फाइनल स्टेट। तो अगर साइक्लिक प्रोसेस हुआ, कोई भी साइक्लिक प्रोसेस हुआ, उसके लिए डी यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ध्यान रखना, कोई भी साइक्लिक प्रोसेस हुआ उसके लिए जो डी यू होगा वो कितना हो जाएगा, ज़ीरो। इसका मतलब ये है, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स यही स्टेट करता है कि Q माइनस डब्ल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू कॉन्स्टेंट विच इज डी यू, ठीक है। नाउ जैसे फॉर एग्जाम्पल ये चीज़ याद रखना आप फॉर फर्दर सॉल्विंग अ क्वेश्चन, वेन एवर बी Q is added to the system, whenever you add Q means your dq is always positive. When Q is removed, when heat is removed from the system, so your dq is negative, ठीक है। work done by system is always positive and work done on system is always negative, ठीक है। सो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है। क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए ये सब चीज़ें याद रखनी है आपको। अभी जो नेक्स्ट है दैट इज़ हम लोग जो डिस्कस करेंगे, इट इज़ अ बेसिकली रिलेशन बिटवीन सी पी एंड सी वी, ठीक है। सो रिलेशन बिटवीन सी पी एंड सी वी, ऐसे तो क्लास में आपको डिराइव भी कराया हुआ है। एग्ज़ाम के लिए अभी क्या याद रखना है, ध्यान रखना उसे कि सपोज फॉर एग्जाम्पल कि बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक हम लिख सकते हैं डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है। नाउ सपोज योर P इज कांस्टेंट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। अगर P कांस्टेंट है तो कौन सा प्रोसेस हुआ, वो आइसोबैरिक प्रोसेस हुआ, ठीक है। नाउ इफ सपोज आइसोबैरिक प्रोसेस मतलब हम अब यहाँ डिस्कस करेंगे Cp को। Cp मतलब व्हेन हीट इज प्रोवाइडेड at constant pressure. In this process heat is provided at constant pressure, ठीक है। So आपको ये पता है कि what is molar specific heat? Molar specific heat is dq equal to ncp dt. q is equal to ms delta t था which is equal to ग्राम specific heat। तो ग्राम स्पेसिफिक यहाँ पे मोलार स्पेसिफिक हीट है, dq is equal to ncp dt when heat is provided at constant pressure, ठीक है। सो अगर आप इस फॉर्मूला में इसको पुट करते हो, देखो डी क्यू को हम क्या पुट करेंगे, एन सी पी डी टी। इंटरनल एनर्जी अभी अपन ने देखा था के टी जी में, इंटरनल एनर्जी इज एफ अपॉन टू एन, अगर मैं मोल्स में लिखता हूँ तो एन आर डी टी, ठीक है ना। इंटरनल एनर्जी इज एफ अपॉन टू एन आर डी टी। और अगर वही मैं वन मॉलिक्यूल एवरेज मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी निकालूंगा तो एफ अपॉन टू आर आता था, एफ अपॉन टू आर टी आता था, याद था आपको, ठीक है वो। एंड विच इज एंड वर्क डन फॉर दिस आइसोबैरिक प्रोसेस इज पी डी वी, ठीक है। तो पी डी वी लिख सकता हूँ मैं, और ध्यान रखना यहाँ गैस लॉ के हिसाब से अगर मैं लिखता हूँ पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, सो पी डी वी प्लस वी डी टी इज इक्वल टू एन आर डी टी। ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके। सो यहाँ पे जो आपका प्रेशर कांस्टेंट है तो डी पी ज़ीरो हो जाएगा, तो पी डी वी क्या हो जाएगा, एन आर डी टी। तो आप ये ध्यान रखना एफ अपॉन टू एन आर डी टी
इंटू एन आर डी टी। तो ये सब कैंसिल आउट होके आपके पास ये देखो ये सी पी बना, ठीक है, एन डी टी कैंसिल आउट हो गया, विच इज इक्वल टू एफ आर बाय टू जो है वो इंटरनल सी वी हो गया, इट इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंट, इंटरनल एनर्जी विच इज़ एफ आर बाय टू, हमने के टी जी में भी इसे देखा था, प्लस क्या हो गया आर। तो ये आपके पास मेयर्स रिलेशन है विच इज सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, ठीक है। और गामा की जो वैल्यू होती है दैट इज सी पी अपॉन सी वी, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1 + 2 बाय एफ, एफ इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। सो ये सब चीज़ हमने डिस्कस किया हुआ है। एक चीज़ और याद रखना कि सी वी होता है, अगर हम इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं तो आर अपॉन गामा माइनस वन होता है, सी पी की वैल्यू गामा आर अपॉन गामा माइनस वन होती है, ठीक है। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं जो आपको याद रखने हैं। नाउ एक चीज़ और भी याद रखना कि इंटरनल एनर्जी, ध्यान रखना, इंटरनल एनर्जी इन टर्म ऑफ गामा क्या होगा, इंटरनल एनर्जी इन टर्म ऑफ गामा, इंटरनल एनर्जी होता है बेसिकली एफ अपॉन टू एन आर टी, ठीक है। तो इन टर्म ऑफ गामा इसको मैं लिखता हूँ एन सी वी डी टी, इंटरनल एनर्जी इज ऑलवेज, ध्यान रखना, इट इज़ एन सी वी डी टी, मीन्स जो हम चेक करेंगे, सो इट इज़ एन सी टी। सो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो एन आर टी अपॉन गामा माइनस वन एंड पी वी अपॉन गामा माइनस वन, ठीक है। ये कुछ प्रॉब्लम सॉल्व में काम आता है, तो इसको याद रखना, सी वी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, उस हिसाब से ये आंसर आता है, ठीक है। नाउ फॉर एनी प्रोसेस, ये भी हमको पता है, ध्यान रखना, फॉर एनी प्रोसेस का मतलब कौन सा प्रोसेस होता है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस वी नो दैट पी वी रेज़ टू एक्स इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो फॉर एनी प्रोसेस अगर आपको सी पूछा है तो उसका आंसर जो क्लास में भी डिराइव कराया हुआ है वो याद रखना है कि दैट सी इज इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस वन प्लस आर अपॉन वन माइनस एक्स। सो सी कैन ऑल्सो बी रिटन एज सी वी प्लस r upon 1 minus x because r upon gamma minus 1 is cv, ठीक है। Now continuing the first law and thermodynamic chapter, suppose example is given such that at 27 degrees Celsius gas is compressed suddenly such that pressure became 1/8 of original pressure. You have to find out the final temperature. Here gamma is given 5/3, okay। अब देखो मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज कहाँ होते हैं ऐसे क्वेश्चन में, पता ही नहीं चलता ये किस टाइप का प्रोसेस है। यहाँ पे कंप्रेस सडनली दिया हुआ है, ठीक है। सो कभी कभी ये जैसे कंप्रेस सडनली कभी भी दिया होता है, सो इट इज बेसिकली एन एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल अपने शीट में भी दिया हुआ है, जो टायर होता है बर्स्ट हो जाता है, जैसे कार के टायर है सडनली बर्स्ट हो जाए, ठीक है ना। सो वो जो प्रोसेस होता है उसमें एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं हो रहा होता है, सो इट इज एन एडियाबेटिक प्रोसेस, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी इक्वेशन लगाया करें। तो एक बार अगर आपको ये पता चल गया एडियाबेटिक प्रोसेस है, सो सिंपल पी वी रेज़ टू गामा इज कांस्टेंट, देखो। और बाकी के सारे क्वेश्चन में आपको यही पता करना होता है कौन से टाइप के प्रोसेस होते हैं। एक बार जैसे हमको ये पता चल गया एडियाबेटिक प्रोसेस, पी वी रेज़ टू गामा इज कांस्टेंट एंड एडियाबेटिक, और इसमें जो आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से अगर अपन देखें, सपोज आइडियल गैस इक्वेशन, सो पी वी इज प्रोपोर्शनल टू टी बिकॉज पी वी इक्वल टू म्यू आर टी होता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने म्यू और आर कांस्टेंट है तो प्रोपोर्शनल टू टी। अब अपन को क्वेश्चन में क्या क्या डेटा गिवन है, प्रेशर और टेम्परेचर गिवन है, ठीक है। हम लोगों को वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप वॉल्यूम को रिप्लेस कर सकते हो। ध्यान रखना ये थर्मोडायनामिक चैप्टर में इसी टाइप से इक्वेशन सॉल्व करना होता है हम लोगों को, ठीक है। यही बेसिक फंडा है इक्वेशन सॉल्व करने का, एक इक्वेशन दो इक्वेशन और जो चीज नहीं है उसका रिप्लेसमेंट, दैट्स इट। तो अगर प्रोपोर्शनलिटी की साइन भी अगर हम देखें तो यहाँ पे v के हिसाब से क्या रख देंगे अपन, t बाय p the whole raised to gamma is equal to constant. So ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, p raised to 1 minus gamma into t raised to gamma is equal to constant. Therefore p1 1 minus gamma raised to 1 minus gamma, t1 raised to gamma equal to p2 raised to 1 minus gamma and t2 raised to gamma, ठीक है। सो ये आपका बेसिकली आंसर आ जाएगा। आपको फाइनल टेम्परेचर निकालना है, सो T2 बाय T1 अगर आप लिखते हो तो T2 बाय T1 रेज टू गामा होगा, गामा की वैल्यू आपको पता है, और T2 बाय T1 कैन बी फर्दर रिटन एज P1 बाय P2 द होल रेज टू 1 माइनस गामा। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू P1 बाय P2 आपको यहाँ से पता चल जाएगा, T1 की वैल्यू दी गई है 300 केल्विन हो जाएगी, तो यू कैन फाइंड आउट
T2। क्लियर। सो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ध्यान रखना। खासकर ये क्वेश्चन मैं इसीलिए बता रहा हूँ, काफी सारे स्टूडेंट्स से मेरे को इसके ऊपर डाउट पूछा हुआ है कि कंप्रेस सडनली है तो दैट मींस इट्स एन एडियाबैटिक प्रोसेस, और अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में है कि सडनली टायर बर्स्ट हो गया सो इट इज आल्सो एन एडियाबैटिक प्रोसेस। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली we all know that the Mayer's relation, which is Cp minus Cv, which is equal to R. Okay, we have derived this in class also, और last class में भी मैंने आपको बताया था। This is basically for moles, okay, जिसका हमने derivation किया हुआ है। Clear? So जैसे एक example आया हुआ है, PMT में भी आया हुआ है, JEE में भी आया हुआ है कि जैसे हाइड्रोजन गैस है for example, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन गैस है तो उसके लिए मैं Cp माइनस Cv उन लोगों ने दिया हुआ है विच इज इक्वल टू A, एंड फॉर ऑक्सीजन गैस है, सो ऑक्सीजन गैस के लिए जो Cp माइनस Cv दिया हुआ है विच इज इक्वल टू B। यू हैव टू फाइंड रिलेशन बिटवीन, ओके, यू हैव टू फाइंड रिलेशन बिटवीन A एंड B। क्लियर। अब जब हम डिराइव करते हैं तो ध्यान रखना, ये जो रिलेशन हमने डिराइव किया हुआ है, जो क्लास में भी आपको कराया हुआ है, अभी डेरिवेशन पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे तो चलेगा, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन इस हिसाब से करा रहा हूं कि आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली याद कर दें तो भी चलेगा। ये क्वेश्चन बेसिकली मोल्स के लिए हम लोगों ने डिराइव किया है, तो Cp माइनस Cv बेसिकली इज इक्वल टू R ही होगा, ठीक है, दोनों केस में। सो उससे हमारा जो आंसर आएगा कि A इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपना B हो जाएगा। क्लियर। लेकिन मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है, ध्यान देना, हम लोगों ने जब कैलोरीमेट्री पढ़ी है तो कैलोरीमेट्री में जो फॉर्मूला पढ़ी थी दैट इज टू टाइप्स ऑफ फॉर्मूला पढ़ा था, एक mc डेल्टा t पढ़ा था और एक q इज इक्वल टू ms डेल्टा t पढ़ा हुआ है। ठीक है, सो ये ग्राम स्पेसिफिक हीट होता है, एक मोलार स्पेसिफिक हीट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया है इन केस ऑफ स्पेसिफिक हीट, अगर दिया है, सुनना ध्यान से क्वेश्चन में, इन केस ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ 1 ग्राम, ठीक है, जब भी आप यहाँ डिराइव करते हो ये वाली फॉर्मूला Cp माइनस Cv इज आर, तो 1 मोल के लिए डिराइव करते हो, ठीक है ना। तो और डेरिवेशन में क्लास में भी बताया हुआ है कि कैंसिल आउट हो जाता है, अभी ध्यान रखना डेरिवेशन नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर ग्राम में दिया हुआ है, जैसे सपोज 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लिया, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस लिया, तब क्या होगा, तब ये फॉर्मूला आप याद रखना, तब आपका हो जाएगा Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R बाय M, वेयर दिस M इज मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो ये चीज आप काफी एग्जाम्पल में ध्यान रखना। तो अगर सेम क्वेश्चन पूछें कि उसमें Cp माइनस Cv इक्वल टू A एंड Cp माइनस Cv इक्वल टू B, 1 फॉर हाइड्रोजन दिस फॉर ऑक्सीजन, तब क्या A इक्वल टू B होगा, तो आंसर होगा नहीं, तब A इक्वल टू B नहीं होगा। सो हाइड्रोजन गैस के लिए हम क्या लिखेंगे, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R अपॉन 2 विच इज इक्वल टू A अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, और ऑक्सीजन गैस के लिए क्या लिखेंगे, Cp माइनस Cv इक्वल टू R, मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन गैस का कितना हो जाएगा 32 विच इज इक्वल टू B, और यहां से आप कंपेयर करोगे तो R की वैल्यू 2A होगी, यहां से R की वैल्यू 32B होगी। क्लास में इसका डेरिवेशन भी कराया हुआ है, ठीक है, लेकिन अभी कोई जरूरत नहीं है, ध्यान रखना ग्राम में दिया होगा तो R बाय M होता है, तब Cp माइनस Cv R नहीं होता है। इन दोनों को कंपेयर करोगे तो 2A इक्वल टू 32B, सो A इक्वल टू 16B। ये प्रीवियस ईयर, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर PMT में पूछा है, पर अपने 30 इयर्स में ये वाली पार्ट भी समझाया हुआ है, ये क्लास में डिराइव कराया हुआ है, पर अभी डेरिवेशन नहीं करोगे तो चलेगा। सीधा याद रखना, फॉर इफ सिस्टम ग्राम स्पेसिफिक हीट में सिस्टम पूछा है तो Cp माइनस Cv इक्वल टू R बाय M, वेयर M इज अ मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गामा फॉर मिक्सचर। ओके, अब काफी सारे स्टूडेंट्स को इसमें भी डाउट होता है, ऐसे हम लोग क्लास में इसको भी डिस्कस किया है, अपन ने थियरी शीट में भी डायरेक्टली फॉर्मूला दी है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी तो उस हिसाब से मैं इसको वापस से बता रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट हम लोग देखेंगे गामा के पहले, गामा आपको पता है Cp बाय Cv होता है, ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे Cv फॉर मिक्सचर क्या होगा। ठीक है, व्हाट इज Cv फॉर मिक्सचर। ओके, सो Cv फॉर मिक्सचर अगर देखेंगे तो ध्यान रखना, कोई भी अगर मिक्सचर मतलब आपके पास एक कंटेनर में गैस है, फिर दूसरे में भी कोई दूसरा गैस है, इन दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है, सो जो कॉम्बिनेशन ऑफ गैस है उसका मिक्सचर क्या है, व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर गिव्स गिवन मिक्सचर। ठीक है ना, ये फर्स्ट गैस है, ये थर्ड है, ये उसका मिक्सचर है। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ
फाइनल सिस्टम इज इक्वल टू U1 प्लस U2, इंटरनल एनर्जी ऑफ फर्स्ट प्लस इंटरनल एनर्जी ऑफ सेकेंड। तो du इक्वल टू आप लिख सकते हो du1 प्लस du2, चेंज में लिखें तो, और आप du को क्या लिख सकते हो NCV/dt, वेयर n इज नंबर ऑफ मोल्स इन दिस फाइनल, which is CV is a specific heat at a constant volume for this mixture, dt is change in temperature। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग N1, इसके अंदर N1 मोल्स हैं, CV1 dt प्लस N2 CV2 dt। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो फाइनली तो आपके पास CV आ जाएगा, देखो N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपॉन N1 प्लस N2। तो आपको ये फॉर्मूला सिंपल सा याद रखना है कि अगर सपोज एक गैस है उसमें N1 मोल्स है, दूसरे गैस में N2 मोल्स है, फर्स्ट गैस की स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV1 है, दूसरे की स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV2 है, इसमें N1 मोल्स है, इसमें N2 मोल्स है, तो व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ दिस गैस मिक्सचर का कितना होगा, तो ये वाला आंसर याद रखना है, ठीक है। सिमिलरली सेकंड अगर हम इसमें देखें कि व्हाट इज Cp फॉर मिक्सचर, अगर मिक्सचर का Cp कितना होगा, ठीक है, तो अगर Cp को हम लिख सकते हैं Cp इज इक्वल टू CV प्लस R, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, तो Cp कम्स आउट टू बी N1 Cp1 प्लस N2 Cp2 अपॉन N1 प्लस N2। तो CV जैसे याद करोगे वैसे ही Cp याद रखना है, तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसी के हिसाब से गामा फॉर मिक्सचर कितना हो जाएगा, ठीक है। सो गामा फॉर मिक्सचर कम्स आउट टू बी अकॉर्डिंग टू, अगर ये फॉर्मूला के हिसाब से देखें तो N1 प्लस N2 इंटू CV इज इक्वल टू N1 CV1 प्लस N2 CV2, ठीक है। सो हमारा जो आंसर आएगा दैट इज N1 प्लस N2, और मैं CV को क्या लिख सकता हूं, हमने लास्ट क्लास में देखा था, लास्ट वीडियो लेक्चर में CV को अपन लिख सकते हैं R अपॉन गामा माइनस 1, इसको क्या लिख सकते हैं NR अपॉन गामा 1 माइनस 1 प्लस N2R अपॉन गामा 2 माइनस 1। सो यहां से आपको आपका रिस्पेक्टिव आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो ये चीज आप याद रखना, यहां से गामा की वैल्यू आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो गामा ऑफ मिक्सचर ये आपका आंसर है। यहाँ पे अगर आप आर आर कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक इक्वेशन बनेगा, वो इक्वेशन क्या बनेगा N1 प्लस N2 अपॉन गामा माइनस 1 इज इक्वल टू N1 अपॉन गामा 1 माइनस 1 प्लस N2 अपॉन गामा 2 माइनस 1। तो सपोज ये मोनो एटमिक गैस है, ये डाई एटमिक गैस है, ठीक है। सो मोनो एटमिक गैस है तो गामा 1 कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 बाय एफ, मतलब 1 प्लस 2 बाय 3, और ये डाई एटमिक गैस है तो ये 1 प्लस 2 बाय एफ, मतलब गामा की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, गामा की वैल्यू होती है 1 प्लस 2 बाय एफ, ठीक है। सो डाई एटमिक गैस है तो 1 प्लस 2 बाय 5 हो जाएगा, तो 7 बाय 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 5 बाय 3 हो जाएगा गामा 1, ध्यान रखना। तो आप गामा ऑफ मिक्सचर भी निकाल सकते हो। नंबर ये N1 इसके अंदर गैस के मोल्स हैं, ये N2 इसके अंदर के मोल्स हैं, और ये N क्या है टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ध्यान रखना अगर गामा ऑफ मिक्सचर निकालना है तो इस तरीके से निकालोगे, CV ऑफ मिक्सचर तो ऐसे निकालोगे, CP ऑफ मिक्सचर तो इस तरीके से निकालना है, ठीक है। सो ध्यान रखना एग्जामिनेशन में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो। और नेक्स्ट टॉपिक इज हीट इंजन, ठीक है। अब जैसे इसमें आपको ऐसे तो डायरेक्टली फॉर्मूला ही याद रखनी है हीट इंजन में, लेकिन देखो ध्यान देना कि सपोज वर्क कैसे करता है इंटरनल कंबशन हीट इंजन और हीट इंजन अगर आपको पूछा है तो, ठीक है। ये क्वेश्चंस आए तो एग्जाम में आ जाने चाहिए, बड़े सिंपल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, खाली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे सपोज सोर्स है जो T1 टेम्परेचर पे, उसने वर्किंग सब्सटेंस को हीट दिया Q1, और जो वर्किंग सब्सटेंस है, वर्किंग सब्सटेंस ने कुछ वर्क किया, ठीक है, और बाकी की हीट रिजेक्ट हो गई सिंक में, दिस हीट इज रिजेक्टेड, सो दिस इज सिंक एट टेम्परेचर T2, ठीक है। हियर इन दिस केस T1 इज ग्रेटर देन T2, क्लियर। नाउ बेसिकली अगर लॉ ऑफ एनर्जी से देखें, सो अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइडेड, सम वर्क इज डन एंड सम हीट इज रिजेक्टेड, सो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से ये आंसर आया, ठीक है। सो इफिशिएंसी क्या होती है इंजन की, इफिशिएंसी इज वर्क डन अपॉन इनपुट, इनपुट क्या है आपका Q1, सो ये आंसर वर्क डन को क्या लिख सकते हो आप Q1 माइनस Q2 अपॉन
Q1, ठीक है। तो यह आंसर आ जाएगा 1 माइनस Q2 बाय Q1। ओके, अब एक चीज ध्यान रखना, कोई भी इंजन हो तो आपका जो इफिशिएंसी होता है वो यही आंसर आता है 1 माइनस Q2 बाय Q1। यहाँ पे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर कार्नोट साइकिल है तो ध्यान रखना, जब कार्नोट साइकिल का डेरिवेशन करते हैं, अभी हमको उसका डेरिवेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, लास्ट में मैं आपको समझा देता हूँ कार्नोट साइकिल में क्या याद रखना है। उस समय यही इफिशिएंसी आता है 1 माइनस T2 बाय T1। यू नो व्हाट इज टेम्परेचर, T2 इज सिंक एंड T1 इज टेम्परेचर ऑफ सोर्स, तब ये वाला आंसर आता है। तो ये आंसर जो आता है ये सिर्फ कार्नोट साइकिल के लिए है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन, मैं ऐसे एंड में आपको एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ जिसमें पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन अगर आए तो ये चीज ध्यान रखना कि इफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। तो 1 माइनस T2 बाय T1 ये सिर्फ कार्नोट साइकिल के लिए है, अदरवाइज तो इफिशिएंसी 1 माइनस Q2 बाय Q1 ही होगा, ठीक है। या तो वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड, क्लियर, ऐसे आप निकाल सकते हो। ओके, सो इसी के ऊपर जो नेक्स्ट टॉपिक है आपको इसी में याद रखने हैं। जैसे सपोज आपको रेफ्रिजरेटर पूछा है, तो रेफ्रिजरेटर में भी इसका पूरा रिवर्स प्रोसेस है। आइडियल रेफ्रिजरेटर इज रिगार्डेड एज अ हीट इंजन इन रिवर्स डायरेक्शन। सो आपको इसी वे में याद रखना है उसका, उसमें भी सोर्स है। जैसे अगर मैं यहाँ ग्रीन पेन से बना दूं रेफ्रिजरेटर को, सब समझा दूं, तो ये सेम ऐसा है बट एरो ऐसा हो जाएगा। देखो ये ग्रीन पेन से जो मैं बना रहा हूँ वो रेफ्रिजरेटर के एरो बना रहा हूँ, ताकि आपको अभी याद ही रखना है। ये Q2 का एरो ऐसा होगा और ये वर्क डन, वी हैव टू डू वर्क डन ऑन सिस्टम, ठीक है। सो रेफ्रिजरेटर एसी में ये वो एसी हो गया जो ऐसा वर्क करता है। ये सपोज फॉर एग्जांपल ये जो सिंक है ये रूम है और ये सोर्स है वो आउटसाइड है, तो रूम में से हीट को बाहर थ्रो करता है, ठीक है। सो कंजर्वेशन के हिसाब से तो यही आंसर आएगा, मतलब यही लॉ लगेगा Q1 इक्वल टू W प्लस Q2। लेकिन यहाँ पे हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस देखते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को बीटा से डिनोट करते हैं एंड विच इज डिफाइंड एज Q2 बाय work done. So it can be written as Q2 upon Q1 minus Q2 and which can further be derived as T2 upon T1 minus T2, ठीक है। फॉर कार्नोट साइकिल अगर हम इसको लिखें, ये देखो ध्यान रखना, कोई भी रेफ्रिजरेटर है तो ये वाला रिस्पेक्टिव आंसर है। लेकिन अगर हम कार्नोट साइकिल लिखते हैं, कार्नोट साइकिल के रेफरेंस में लिखते हैं तो 1 माइनस नीटा अपॉन नीटा, ठीक है ना। ये कार्नोट साइकिल के लिए मैंने इफिशिएंसी, दिस इफिशिएंसी इज ऑफ कार्नोट साइकिल, ठीक है। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन में ऐसा बोला है इफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल इज सपोज 70%, मतलब आपको नीटा दे दिया है, नीटा कितना हो गया 0.7, और फिर उस पे से बोला है यू हैव टू फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, तो आप बीटा की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं। ध्यान रखना, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर पूछा है उस पे से, तो आप इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। अगर उसके अलावा कोई दूसरा रेफ्रिजरेटर पूछा है तो Q2 अपॉन वर्क डन और Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। तो सिंपल है, देखो ये जो ब्लैक पेन से एरो बनाया है वो हीट इंजन का है और जो ग्रीन पेन से एरो बनाया है दैट इज ऑफ रेफ्रिजरेटर। मोस्टली फॉर्मूला ही इसमें आपको याद करनी है, ठीक है। नाउ कार्नोट साइकिल, अब जैसे ध्यान रखना ये एक स्पेसिफिक टाइप हमको दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में। स्कूल एग्जाम के लिए तो डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है, बट अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या याद रखना है, कार्नोट साइकिल में जैसे हमने हीट इंजन में देखा उसी हिसाब से एक पीवी कर्व में बनाता हूं, ठीक है। जो इफिशिएंसी होती है दैट इज वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड, ठीक है ना। लेकिन हम लोग ये फॉर ऑल हीट इंजन हुआ, लेकिन अब हम सिर्फ कार्नोट साइकिल की बात करेंगे तो जो आंसर आता है 1 माइनस Q2 बाय Q1 आता है, ठीक है। ये आंसर हमने हीट इंजन के लिए डिराइव किया था। तो कार्नोट साइकिल कैसा साइकिल होता है कि इनिशियली हम लोग एक पिस्टन है, सपोज ये इस तरीके से सिस्टम दिया हुआ है, दिस इज द पिस्टन, दिस इज इंटरनल कंबशन इंजन, PV or steam engine, PVT is its temperature, volume and temperature. Now first of all we have to do an expansion. This expansion is an isothermal expansion, ठीक है। तो ये कौन सा एक्सपांशन है, आइसोथर्मल एक्सपांशन, मतलब P1, V1 और T1 है। वहां से हमने ये P2, V2 और T1 मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट करके आइसोथर्मल एक्सपांशन किया। आइसोथर्मल एक्सपांशन किया तो वी हैव सप्लाइड हियर हीट, दिस हीट सप्लाइड इज Q1 व्हिच इज हीट सप्लाइड, ध्यान रखना, ठीक है। फिर उसके बाद हमने एडियाबैटिक एक्सपांशन किया, और जब आप हीट सप्लाइड करते हो तो आप वर्क डन करते हो। फिर आपने क्या किया, जो एक्सपांशन किया वो
एडियाबैटिक एक्सपांशन किया। आपको यही याद रखना है कि कार्नोट साइकिल में कब कौन सा एक्सपांशन और कंप्रेशन होता है, दैट्स इट। बाकी डेरिवेशन का भी कोई काम नहीं है। उसके बाद आपने आइसोथर्मल एक्सपांशन के बाद एडियाबैटिक एक्सपांशन किया, मींस P3 V3 और T2, ठीक है, मींस यहाँ पे कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हुआ। फिर उसके बाद आपने आइसोथर्मल कंप्रेशन किया, ठीक है, देन आइसोथर्मल कंप्रेशन किया। आइसोथर्मल कंप्रेशन मतलब उस समय कंप्रेशन हुआ तो हीट सिस्टम रिजेक्ट करेगा उस समय, तो दैट इज Q2 इज अ रिजेक्टेड हीट। तो उस समय वापस सिस्टम आपका आ गया P4 V4 T2 में, उस समय टेम्परेचर सेम रहा। और फिर फाइनली हम लोगों ने क्या किया, एडियाबैटिक कंप्रेशन किया। सो ओवरऑल ये 4 प्रोसेस होते हैं, फर्स्ट आइसोथर्मल एक्सपांशन, एडियाबैटिक एक्सपांशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है। यही चीज आपको कार्नोट साइकिल में याद रखनी है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। और फॉर कार्नोट साइकिल आपका जो आंसर आता है दैट इज 1 - T2/T1। क्लास में डेरिवेशन कराया है, अभी आप डेरिवेशन नहीं देखोगे तो भी चलेगा। नाउ अभी एक एग्जांपल देखते हैं। मोस्टली ये एग्जांपल मैंने रेगुलर क्लास में इस साल भी कराया हुआ है, तो काफी स्टूडेंट्स को उससे फायदा भी हुआ है। मोस्टली इस एग्जांपल में हम लोग ये चेक करेंगे कि सारे सिस्टम अप्लाई कैसे होते हैं। एक ही क्वेश्चन में हम लोग ये ट्राई करते हैं कि सब कुछ अप्लाई करें, क्योंकि थर्मोडायनामिक में आपको पीवी डायग्राम कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। तो उतने सारे डायग्राम तो हम सब क्लास में डिस्कस कर पाते हैं। यहाँ पे हम लोग एक स्पेसिफिक केस समझा देता हूँ मैं आपको और ट्राई करूंगा। एक ऐसा क्वेश्चन फाइंड आउट किया है मैंने कि अगर ये क्वेश्चन अपन करते हैं तो हम ये ट्राई करेंगे कि इससे आप दूसरे सारे क्वेश्चन भी इस कॉन्सेप्ट से आप करोगे तो आपको इजी रहेगा, ठीक है। तो बिफोर डूइंग क्वेश्चन हम लोगों ने देखो कार्नोट साइकिल देख लिया, हम लोगों ने हीट इंजन देखा, रेफ्रिजरेटर देखा, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक देखा। सो ये सारा चीज इस क्वेश्चन में आएगा बाय द वे। अब देखो एक ये टेबल है, मैंने क्लास में भी करवाया हुआ है, सब लोग याद रखना। फर्स्ट लॉ इसको आप नोट कर लो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक आपको पता है, इफ हीट इज प्रोवाइडेड टू सिस्टम इंटरनल एनर्जी में चेंज एंड प्लस वर्क इज डन, सम वर्क इज डन, ठीक है। सो कौन से प्रोसेस होते हैं, सो ये Q लिखा है, U लिखा है और DW लिखा है। जो भी अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी, ओके, तो 0 हो गया। तो उसके हिसाब से DQ इक्वल टू DW हो गया। सो DQ कितना हो गया, DW होगा। DW कितना होता है, म्यू RT ln V2/V1। एडियाबैटिक प्रोसेस है तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, तो आपका DQ ही इक्वल टू DW ही इक्वल टू माइनस DU आएगा। दैट मीन्स ये NCV dt होता है। आप उस समय ध्यान रखना, वर्क डन से भी डेल्टा U निकाल सकते हो और डेल्टा U से भी वर्क डन निकाल सकते हो। सो ये क्या हो जाएगा, NCV dt और वर्क डन तो आपको पता ही है क्या होता है फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा -1। अगर आइसोबैरिक प्रोसेस है तो Q उसमें NCP dt होता है, डेल्टा U NCV dt होता है और वर्क डन P डेल्टा V होता है, ठीक है। और अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है तो Q कितना हो जाएगा, NCV dt, डेल्टा U क्या हो जाएगा, NCV dt और वर्क डन क्या होगा आइसोकोरिक में 0। एक चीज ध्यान रखना, ये टेबल याद रखो, क्वेश्चन करते समय मैं अभी एक क्वेश्चन कराता हूँ, हमेशा ध्यान रखना डेल्टा U तो हमेशा NCV dt ही होता है और जो आपका डेल्टा Q होता है, ठीक है, वो आइसोबैरिक में NCP dt होगा, आइसोकोरिक में NCV dt होगा और अदरवाइज आइसोथर्मल में Q इक्वल टू W होगा, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे कॉन्सेप्ट इसमें यूज होते हैं। तो पहले मैं इस पेज में जो भी बनाता हूँ ध्यान रखना वो सब क्वेश्चन में आपको गिवन है। एक तो पीवी ग्राफ आपको दिया हुआ है, ठीक है। मोस्टली अगर इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो यही कॉन्सेप्ट आप याद रखना। पीवी ग्राफ में आपको इस तरीके का ये एक आइसोकोरिक प्रोसेस दिया है, ये दूसरा बोला है ये एडियाबैटिक प्रोसेस है और ये आइसोबैरिक प्रोसेस है, ठीक है। सो दिस पॉइंट इज बी, यहाँ पे टेम्परेचर 600 केल्विन है। ये पॉइंट ए है, यहाँ पे टेम्परेचर 300 केल्विन है और ये सी पॉइंट है, यहाँ का टेम्परेचर 455 केल्विन है, ठीक है। और क्या दिया है डेटा में, क्वेश्चन में गिवन है कि ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ का प्रेशर नहीं गिवन है, यहाँ का वॉल्यूम भी अननोन है, यहाँ का भी वॉल्यूम अननोन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गामा 1.4 है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमने इमेजिन करा है कि एक सपोज ऐसा पिस्टन है, ये पिस्टन कंटेनर में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है वो म्यू है और वो म्यू है 0.2 मोल्स है डायटोमिक गैस के, इसलिए गामा 1.4 लिया, 2.2 मोल्स ऑफ डायटोमिक गैस, ठीक है। और यहाँ पे ये तो आपको प्रोसेस दिख ही रहा है, ये है A to B इज आइसोकोरिक प्रोसेस। B to C क्वेश्चन में गिवन है इट इज एन एडियाबैटिक
प्रोसेस, और C2A कौन सा प्रोसेस होगा, आइसोबैरिक। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये सब डेटा आपको गिवन है। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है। ठीक है, तो मैं आपको जब जब ये पेज की रिक्वायरमेंट होगी बताते जाऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि यू हैव टू फाइंड आउट प्रेशर एंड वॉल्यूम एट ए, बी एंड सी। सो आप ध्यान दें कि आपको ए, बी और सी पे प्रेशर और वॉल्यूम निकालना है। ए का प्रेशर तो पता ही है, बी का प्रेशर निकालना है, तो आपको ये पी बी फाइंड करना होगा। ठीक है, वॉल्यूम आपको नहीं पता है, तो यहाँ पे वी ए का वॉल्यूम और वी बी का वॉल्यूम, ये सब चीज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आप ये नोट कर लो कि क्या निकालना है। अब अपन उसको निकालना स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, मोल्स पता है, प्रेशर पता है, वॉल्यूम निकालना है, तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ये। मतलब अपना आइडियल गैस इक्वेशन से सॉल्व होगा। सो कैसे करेंगे हम इसे, देखो ध्यान देना। pressure at A is equal to pressure at C, which is 1 atmospheric pressure. So it comes out to 1.01 into 10 raised to 5 Newton per meter square. Simple, क्योंकि A और C का आपका जो प्रेशर है वो क्या है, सेम है। नाउ यहाँ पे अगर आप सबसे पहले AB प्रोसेस आप देखो अगर आप AB प्रोसेस देख रहे हो, A और B प्रोसेस, तो वो आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, सपोज AB इज आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है ना, दिस इज एन आइसोकोरिक प्रोसेस। इन आइसोकोरिक प्रोसेस प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो PB अपॉन TB इक्वल टू PA अपॉन TA। अगर आप ऐसा लिखोगे तो आपको वैल्यूज पता ही है, PA की कितनी है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर तो हर एक पॉइंट का आपको पता है। तो आपका आंसर आएगा PB इक्वल टू 2PA इज इक्वल टू 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो 2.02 इंटू 10 रेज़ टू 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, क्योंकि आपको TB पता है, आपका TB कितना दिया हुआ है, 600 दिया हुआ है। ठीक है, और TA कितना दिया हुआ है, 300 दिया है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका ये रिस्पेक्टिव आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ तो आपके पास प्रेशर आ गया, मतलब आपके पास ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया था क्वेश्चन में। अब ये वाला आंसर आ गया, ये कितना आया आपके पास, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आपको V और VB निकालना है। सो V और VB निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम टू फाइंड आउट वॉल्यूम टू फाइंड वॉल्यूम। ठीक है, बिकॉज प्रेशर और टेम्परेचर आपको पता है, वॉल्यूम निकालना है तो सिंपल PV इक्वल टू म्यू आर टी सॉल्व करेंगे। A का वॉल्यूम निकालना है तो VA कैन बी रिटन एज म्यू आर TA अपॉन PA। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, आपके पास आंसर आ जाएगा। आपका आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 5 इंटू 10 रेज़ टू -3 मीटर क्यूब विच इज 5 लीटर। ठीक है, और वैसे ही आप VB कैसे निकालोगे, VB कैन बी रिटन एज म्यू आर TB अपॉन PB, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो वो अप्रोक्सीमेटली 7.6 लीटर आएगा, विच इज 7.6 इंटू 10 रेज़ टू -3 मीटर क्यूब। मतलब आपका ये 5 लीटर आया आंसर। ध्यान देना, ये आंसर कितना आया, 5 लीटर, और ये अप्रोक्सीमेटली 7.6 लीटर। ये अप्रोक्सीमेट इसमें थोड़े आंसर आ रहे हैं, तो ध्यान रखना। ठीक है, अब नाउ इन नेक्स्ट जो इसका सेकेंड पार्ट हम देखें, इसमें आपको ऐसा पूछा है, यू हैव टू कैलकुलेट, ध्यान देना, कैलकुलेट डेल्टा Q, डेल्टा U एंड वर्क डन फॉर ईच प्रोसेस। फॉर ईच प्रोसेस, तो छोटा सा यहाँ पे वापस से अपन इसका ग्राफ बना देते हैं ताकि हमको घड़ी घड़ी पेज चेंज ना करना पड़े। तो अगर हम चेक करें तो कुछ ऐसा हम लोगों ने ग्राफ बनाया, हमको ग्राफ गिवन है। ठीक है, ये A, B और C, ये हमको ये आइसोकोरिक, आइसोबैरिक और एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो जो ग्राफ गिवन है वही हमने वापस से बना दिया जस्ट साइड में। नाउ सबसे पहले हम लोग जो एनालाइज करेंगे वो करेंगे, इसमें आपको सारे प्रोसेस का डेल्टा Q, डेल्टा U और वर्क डन निकालना है फॉर ईच प्रोसेस, फॉर ईच प्रोसेस। ठीक है, तो पहला हम लोग देखेंगे इसमें अबाउट AB। अगर आप इसमें AB को देखो तो AB कैसा प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। ध्यान रखना, यहाँ पे अपना ये डेटा भी आया, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आया, यहाँ पे 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आया, यहाँ पे 5 लीटर आया, यहाँ पे 7.6 लीटर आया। ठीक है, सो दिस इज एन आइसोकोरिक प्रोसेस। क्लियर? अब आइसोकोरिक है तो ऑब्वियस बात है, मैं यहाँ पे एक आपको फर्स्ट लॉ का इक्वेशन भी लिख देता हूँ।
हीट इज सप्लाइड, इंटरनल एनर्जी इज चेंज प्लस वर्क इज डन, ठीक है। सो आइसोकोरिक प्रोसेस है तो वर्क डन तो क्या हो गया आपका 0, वर्क डन 0 हो गया तो आपका डेल्टा क्यू क्या हो गया, डेल्टा यू, सिंपल, ठीक है। सो आपका डेल्टा यू क्या होता है, सिंपल NCV dt, बस आप यहां से निकाल लो वो आंसर। n कितना है, नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.2, डायटोमिक गैस है तो CV कितना होता है FR/2, याद होना चाहिए, तो FR/2 है मतलब यहाँ पे डायटोमिक है तो 5/2R, और टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है A से B में, A में क्वेश्चन में दिया है 300, B में कितना दिया है 600, तो फाइनल टेम्परेचर इज 600, इनिशियल इज 300। तो अब अगर आप सॉल्व करते हो, ध्यान रखना सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा 1246 जूल, ठीक है। देन तो ये आपका पूरा AB प्रोसेस हो गया, ठीक है। देन सेकेंड इज BC प्रोसेस समझते हैं, ठीक है। जो BC प्रोसेस है वो एडियाबैटिक प्रोसेस है। अब एडियाबैटिक प्रोसेस है तो सिंपल सा है, एडियाबैटिक प्रोसेस में DQ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, नो हीट इज एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो आपका ध्यान देना, ये अच्छा सा क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। सो डेल्टा यू कैन बी रिटन एज माइनस वर्क डन। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, वर्क डन को माइनस कर देते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं डेल्टा यू को माइनस करते हैं, उनको समझ में नहीं आता यहाँ करना क्या होता है। तो एक चीज ध्यान रखना, इस वाले क्वेश्चन में एक्सपांशन हुआ है, एक्सपांशन हुआ है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं वर्क डन को नेगेटिव लिख के आते हैं, उनको समझ में नहीं आता, वो क्या करेंगे डेल्टा यू निकालेंगे, डेल्टा यू निकालने के बाद वो माइनस वर्क डन करके वर्क डन को नेगेटिव लिख देंगे, ऐसा नहीं होता, तो ध्यान रखना। अब आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। देखो फर्स्ट मेथड अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले या तो आप डेल्टा यू निकालो। डेल्टा यू कैसे निकालते हैं, सिंपल, देखो डेल्टा यू कैन बी रिटन एज NCV डेल्टा T। n कितना है 0.2 मोल्स, CV आपका कितना है सिंपल FR/2 मतलब 5/2R, और टेम्परेचर चेंज कितना हुआ, यहाँ पे टेम्परेचर कितना दिया था 600, यहाँ पे कितना दिया है 455, तो फाइनल टेम्परेचर इज 455 माइनस इनिशियल इज 600। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका जो आंसर आना चाहिए वो अप्रोक्सीमेट मैं लिख रहा हूँ, इट कम्स आउट टू बी -602.475 जूल। तो आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते हो। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, तो ये आंसर आ गया तो आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन इसका नेगेटिव, मतलब ये आंसर देखो ध्यान देना, नेगेटिव आया तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। वर्क डन आप कैसे निकालोगे 602.75 जूल। क्यों वर्क डन आपने पॉजिटिव लिखा, बिकॉज एक्सपांशन है। और कुछ बच्चे क्या करते, मतलब ये आपका वर्क डन आ गया, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, इसीलिए वर्क डन को प्लस मैंने लिख दिया। तो कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, वर्क डन निकाल लेंगे। अब एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन सबको याद है, क्या होता है बताओ, वर्क डन μR अपॉन गामा -1 इंटू T1 माइनस T2। म्यू कितना है 0.2, R कितना है 3.81, गामा कितना है 1.4 माइनस 1, T1 माइनस T2 मतलब ये कितना हो जाएगा T1 600 माइनस 455। तो आपका देखो ये T1 माइनस T2 ये पॉजिटिव है, ये आंसर पूरा किस में आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा। तो ये आंसर 602.475 जूल ही आएगा। तो आप ध्यान रखना, डेल्टा यू से भी आंसर निकाल सकते हैं, वर्क डन से भी आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वर्क डन अगर पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि एक्सपांशन है, तो इंटरनल एनर्जी नेगेटिव होगा चेंज। समझ में आई बात आपको, क्लियर। वैसे भी टेम्परेचर कम हुआ है, टेम्परेचर कम हुआ है तो सिस्टम का जो टेम्परेचर कम होता है तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो इसीलिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। देन थर्ड जो प्रोसेस हम लोग देखेंगे, थर्ड प्रोसेस आपका कौन सा है, इट इज एन आइसोबैरिक प्रोसेस। देखो जो थर्ड प्रोसेस है इट इज एन आइसोबैरिक प्रोसेस। सो थर्ड प्रोसेस अगर हम चेक करें तो थर्ड प्रोसेस में आइसोबैरिक प्रोसेस है। अब इसमें आपको सबसे पहले डेल्टा क्यू निकालना है। डेल्टा क्यू क्या होता है आइसोबैरिक प्रोसेस में, मैंने आपको ये टेबल में ही बताया। देखो आइसोबैरिक प्रोसेस है तो हम अगर टेबल देखें तो आइसोबैरिक में डेल्टा NCP dt, ये क्या होगा NCV dt, और DW क्या होगा P डेल्टा V। तो ये सब निकालोगे आप इसमें। सो DQ कितना हो जाएगा अपना यहाँ पे NCP डेल्टा T, N कितना है 0.2, CP कितना हो जाएगा CV माइनस CP इज R, CV इज 5/2 R है, तो CP कितना हो जाएगा 7/2 R विच इज 8.31, और चेंज इन टेम्परेचर कितना है, यह चेंज इन टेम्परेचर इज फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल यहाँ कितना है 300, इनिशियल कितना है 450, तो 300
-455। तो आपका ये जो आंसर आएगा वो -902 जूल आएगा, अप्रोक्सीमेट आंसर। वैसे ही अगर आप डेल्टा यू निकालोगे तो डेल्टा यू क्या आ जाएगा, NCV dt। n कितना है 0.2, CV कितना होगा 5.2 R, R की कितनी वैल्यू है 8.31, और फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर कितना हो जाएगा आपका इसी के जैसा, दिस इज -155, दिस माइनस दिस, ठीक है ना। तो ये जो आंसर आपका आता है ये भी अप्रोक्सीमेट आपका आएगा अराउंड -644 जूल। क्लियर। सो अब आपको वर्क, अब आप देखो डेल्टा क्यू आ गया, डेल्टा यू आ गया, डेल्टा क्यू डेल्टा यू आया तो आप वर्क डन ऐसे ही निकाल सकते हो, या तो वर्क डन के फॉर्मूला से निकालो, आइदर फाइंड आउट वर्क डन बाय पी डेल्टा यू, सॉरी पी डेल्टा वी, बिकॉज आपको डेल्टा वी भी पता है यहाँ पे डेल्टा वी कितना है, ठीक है ना। और अदरवाइज आप वर्क डन ऐसा ना निकालो तो यहाँ के फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से भी आप निकाल सकते हो, दैट इज डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू। तो आपका वो जो आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली वर्क डन दैट इज 260 अराउंड आएगा आपका आंसर, -260 अराउंड आता है, 258 अराउंड आता है जूल इसका आंसर, ठीक है ना। जो आपका यहाँ पे वर्क डन आएगा, वर्क डन क्यों नेगेटिव होगा, बिकॉज कंप्रेशन हुआ है, ठीक है। सो ये आंसर याद रखना, यहाँ पे थोड़ा डेटा मिसमैच हो सकता है कैलकुलेटेड, बिकॉज सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेट आंसर है, तो किसी का 90 यहाँ पे 258 पॉइंट समथिंग आ रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूँ, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसीलिए ये करा है। एग्जाम में आपको ऐसे कॉम्प्लेक्स डेटा तो नहीं देंगे, लेकिन इजी डेटा देंगे ताकि कन्वर्जन आसानी से हो सके, कैलकुलेशन आसानी से हो सके। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमने आइसोकोरिक प्रोसेस निकाल लिया फर्स्ट, सेकंड एडियाबैटिक देख लिया, थर्ड आइसोबैरिक देख लिया, ठीक है। सो आपको यहाँ पता चला जैसे आइसोबैरिक में डेल्टा क्यू निकाला, डेल्टा यू निकाला, वर्क डन पी डेल्टा वी से भी निकाल सकते थे, और वर्क डन डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो जैसे खासकर ऐसा करने का डेल्टा क्यू डेल्टा यू आसानी से सिंपल एक्सप्रेशन है उससे निकल जाएगा, तो वर्क डन लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो डायरेक्ट आपका वर्क डन का आंसर आ जाता है, ठीक है। नाउ जैसे कि हम इसमें एक चीज ध्यान रखना, अगर हम इन प्रोसेसेस को चेक करें, ठीक है ना, ये काफी इंटरेस्टिंग है। कौन से प्रोसेस थे इसमें अपने, देखो मैं पहले प्रोसेस बताता हूं, एक A to B था, दूसरा B to C गया, और तीसरा C to A गया, ठीक है ना। ऐसा था हमारा प्रोसेस कि दिस वाज योर PV, okay, this was from here it was given A to B to C like this, ठीक है। सो ये सारे डिफरेंट प्रोसेस थे, यहाँ पे डेल्टा Q, यहाँ पे डेल्टा W में लिखता हूँ, और यहाँ पे डेल्टा U में लिखता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोसेस में जो आपका आंसर आया वो A to B में डेल्टा Q 1246 आया अप्रोक्सीमेट, वर्क डन 0 आया, और ये 1246 आया, बिकॉज वर्क डन 0 तो ये दोनों सेम होंगे। BC जो प्रोसेस था उसमें आपका ये आंसर 0 आया, ये 602 आया, और ये -602 आया, और CA प्रोसेस में ये -902 आया, ये -258 आया, और ये -644 आया, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप फाइनल टोटल करो तो देखो इसका टोटल कितना होता है, इनका अगर एडिशन करोगे तो 344, इसका टोटल कितना होगा 344, और इसका टोटल कितना होगा 0, बिकॉज दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस। तो इट इज ये डेल्टा यू जो है ये पाथ डिपेंडेंट नहीं होता, ये स्टेट इनिशियल और फाइनल स्टेट में डिपेंड होता है। तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू क्या हो जाएगा आपका 0। तो ये इससे आपको कभी भी कोई क्वेश्चन में चेक कर सकते हैं कि आपने आंसर सही निकाला है कि गलत निकाला है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन के जो लास्ट पार्ट में आपको पूछा गया है दैट इज एन एफिशिएंसी पूछी गई है, ठीक है ना। व्हाट इज एन एफिशिएंसी ऑफ दिस साइकिल। अब ध्यान देखना, दिस इज नॉट अ कैरनॉट साइकिल, तो 1 - T2/T1 करना है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, नॉर्मली एफिशिएंसी अगर आपको पूछी जाती है तो ध्यान रखना एफिशिएंसी में वर्क डन नेट निकालना होता है, ठीक है, और अपॉन Q पॉजिटिव वाला कितना आपने हीट एनर्जी दिया और कितना नेट वर्क डन हुआ, ठीक है। सो देखो ध्यान देना कितना नेट वर्क डन हुआ सिस्टम में, आपके जो सिस्टम में नेट वर्क डन हुआ था वो 344 हुआ था, ठीक है। सो ये कितना है 344, और हीट सप्लाइड मतलब पॉजिटिव सप्लाई, हीट सप्लाई करोगे तो Q पॉजिटिव आएगा, और हीट रिजेक्ट होता है तो Q नेगेटिव आता है। तो हीट सप्लाई कितना था 1246, तो दिस इज 1246। सो दिस एफिशिएंसी कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली
276, मतलब इफिशिएंसी कितनी हो गई परसेंटेज वाइज 27.6%। ठीक है, सो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपका ये आंसर आता है। ठीक है।